नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है पाइल्स पे। पाइल्स क्या होते हैं, पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, पाइल्स में सिम्टम्स क्या आते हैं और पाइल्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और आगे उसका होम्योपैथिक उपचार। पाइल्स को हेमोरॉइड्स या बवासीर की तकलीफ भी कहा जाता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड्स किसे कहते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से ये चीज़ डेवलप होती है। तो पाइल्स या बवासीर की तकलीफ हमारे जो एनल कैनाल होता है उसके अंदर जो हमारा वेनस सिस्टम है, यानी जो हमारी वेन्स हैं, उनकी स्वेलिंग को कहा जाता है। यानी जो हमारे एनल रीजन को ब्लड सप्लाई मिल रही है उनमें ही जो वेनस सिस्टम यानी जो वेन्स हैं उनका ही स्वेलिंग, जो वेरिकोसिटी हो रही है, जो वेरिकोज वेन्स वहाँ पे हो रही हैं, उन्हीं की स्वेलिंग को ही पाइल्स की दिक्कत कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल्स या बवासीर की तकलीफ कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला आ जाता है इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर एनल कैनाल यानी जो हमारा मलाशय है, मलद्वार है, उसके अंदर की तरफ की होती हैं और वहाँ पे जो वेन्स है वहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग वहाँ महसूस की जाती है। उसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स होता है नेक्स्ट, यानी बाहर की तरफ जो पाइल्स होती है, ये गुदाद्वार यानी मलद्वार के एकदम बाहर होती है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा ब्लीडिंग पाइल, यानी वो मस्से जो ब्लीड करने लग जाते हैं, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स में ही जो मस्से ब्लीड करने लग जाते हैं उन्हें ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। यानी जिनमें से ब्लड का रिसाव ड्यूरिंग स्टूल यानी ड्यूरिंग डिफिकेशन होने लग जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है प्रोलैप्स्ड पाइल, यानी जो इंटरनल पाइल है वो स्टूल के डिफिकेशन के दौरान अगर बाहर आ जाता है उसको प्रोलैप्स्ड पाइल कहने लग जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है ब्लाइंड पाइल, जिन्हें ड्राई पाइल भी कहा जाता है। इन्हें बादी वाली बवासीर भी कहा जाता है। ये जो बादी वाली जो बवासीर है ये बेसिकली मस्से होते हैं और विजिबल मस्से होते हैं, वो ब्लीड नहीं करते पर उनमें डिस्कम्फर्ट यानी पेन, इचिंग, इस तरह के सिम्टम्स बने रहने लग जाते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इनके चरण क्या क्या होते हैं, यानी ये कितने ग्रेड में होती है। तो जो पहला ग्रेड होता है पाइल्स का, उसमें जो पाइल्स है वो आपको माइल्ड सा एक प्रिकिंग पेन देती है। फर्स्ट ग्रेड में आपको महसूस होता है कि आपको ड्यूरिंग डेफिकेशन यानी जब आप अपना मल त्याग रहे होते हैं या फिर जब आप स्टूल अपना पास कर रहे होते हैं उस दौरान आपको एक प्रिकिंग सेंसेशन का एहसास होता है। ये डिस्कम्फर्ट नहीं देती है और ये अगर डाइट में हम अपना सुधार ले आते हैं, यानी अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, हेल्दी डाइट अगर हम ले रहे होते हैं, ऑयली फैटी चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, तो ये अपने आप भी ठीक हो जाती है। जो ग्रेड 2 पाइल है उसमें मस्से विजिबल होने लग जाते हैं, स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको डिफिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन फील होने लग जाता है। इसमें जो मस्से हैं अगर वो इंटरनल हैं तो वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स होने लग जाते हैं, पर वो अपने आप अंदर भी जाने लग जाते हैं। आपने मोशन पास किया, आपने स्टूल पास किया, उसके बाद मस्से जो हैं वो अंदर रह गए, लेकिन वो पेन और स्वेलिंग आपको ज़्यादा देके जाएंगे, ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट होता है थर्ड ग्रेड का पाइल। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग भी है, पेन भी है, साथ में प्रोलैप्स ऑफ पाइल्स हो रहा है, यानी जो पाइल्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, वो ब्लीड भी कर रही हैं, स्वेलिंग भी यहाँ पे ज़्यादा मार्क्ड हो जाती है। उसके अलावा डिस्चार्ज का दिक्कत भी इसमें देखा जाता है, यानी मोशन स्टूल के साथ एक थिक म्यूकस का डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रेड 4, यानी चौथे चरण की जो पाइल्स की तकलीफ है उसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ब्लीडिंग का दिक्कत भी है, पाइल्स जो है बाहर की तरफ सेटल्ड है, मस्से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और वो डिस्कम्फर्ट आपको परसिस्टेंटली बना रहता है। इस दौरान जो तकलीफ होती है, आपको बैठते टाइम भी तकलीफ होती है, स्टूल पास करने के पहले बाद में तो दिक्कत है ही, साथ में थ्रू आउट डे आपको फील होता है कि आपको वहाँ डिस्कम्फर्ट बना हुआ है और जो पाइल्स हैं वो भी प्रोलैप्स्ड हैं, वो भी नीचे की तरफ आ गई हैं, मस्से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए महसूस होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने चरण इसके होते हैं, 4 ग्रेड्स मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या सिम्टम्स आपको पाइल्स के केसेस में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पहला होता है पेनफुल डेफिकेशन, यानी स्टूल पास करते समय तकलीफ होना, दर्द होना। नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, यानी मल त्यागते टाइम ब्लीडिंग होना, यानी बहुत ज़्यादा खून जाना।
परसिस्टेंटली आपको एक पेन होना, उसके अलावा प्रिकिंग सेंसेशन रहना, नीचे इचिंग रहना, इरिटेशन रहना, ऐसे लगना जैसे वहाँ पे कुछ घाव हो गया है, बहुत ज़्यादा सूजन आपको फील होना, मस्से आपको महसूस होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेन फील होगा, बैठते उठते टाइम तकलीफ होगी। साथ में आप महसूस करेंगे स्टूल के साथ आपको एक म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, और साथ में जो सिम्टम है चुभन का, इरिटेशन का, वो आपको या तो थ्रू आउट डे हो रहा है या कभी कभार हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको पाइल्स के केसेस में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो एनल कैनाल है वहाँ पे जो वेनस सिस्टम है वहाँ पे दबाव पड़ने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें पहला प्रोमिनेंट कारण आ सकता है मोशन के दौरान बहुत ज़्यादा जोर लगाना, यानी स्टूल पास करने में ज़्यादा जोर लगाना। उसके अलावा बहुत समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहना, इससे जो वेनस प्रेशर है, यानी जो ब्लड का जो प्रेशर नीचे पड़ रहा है वेनस सिस्टम पे, जो हमारे एनल कैनाल को सप्लाई करती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है वहाँ पे वेरिकोज वेन्स होने का, यानी पाइल्स हमारा जो पाइल्स है वहाँ पे वेरिकोसिटी होने का। नेक्स्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा कब्ज रहना या दस्त की स्थिति रहना। बहुत ज़्यादा जोर अगर लगाया जाता है मोशन के दौरान, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी दिक्कत होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें देखा जाएगा जो बुजुर्ग होते हैं उनमें टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं में टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, और अगर मोटापा है और ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी दिक्कत ज़्यादा बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट कारण माना जाता है। उसके अलावा जेनेटिक्स में अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो भी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। साथ में देखा जाएगा अगर बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने का आपका काम रहता है तो भी दिक्कत बढ़ी रहने की संभावना रहती है। साथ में अगर फॉल्टी डाइट का इंटेक किया जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें खाई जा रही हैं, पानी का इंटेक कम किया जा रहा है, उन केसेस में भी टेंडेंसी देखा जाता है डेवलप होने का पाइल्स का। अब मैं आपको बताना चाहूँगी आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं पाइल से बचने के लिए, कि आपको दिक्कत अगर है तो वो ठीक हो जाए और अगर नहीं है तो कभी ना हो। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने हाई फाइबरस डाइट लेना है, आपने अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करना है, आपने रफेज को ऐड करना है, आपने सैलड्स लेना है, आपने साबुत अनाज का इंटेक करना है। साथ में आपने ऑयली फैटी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, मैदे से बनी चीज़ आपने अवॉइड करनी है, राइस आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो टेंडेंसी है आपके कॉन्स्टिपेशन की आपने उसे सुधारना है। अगर आपका स्टूल ठीक रहेगा, आपका मोशन अगर ठीक रहेगा तो आपको पाइल्स की दिक्कत कभी नहीं होगी। इसलिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आपका देखा जाता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत तो नहीं है। अगर इंडिविजुअली अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है तो आराम नहीं आता है। अगर साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी कवर अप किया जाता है, अगर आपने अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लिया तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। जो आपकी माइल्ड से दिक्कत है वो भी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथ में आपने ध्यान देना है कि आपने बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट सीट पर नहीं बैठना है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत रहता है तो आपने उसे ठीक करना है पाइल्स को ठीक करने से पहले। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको मोटापे का दिक्कत है तो आपने अपना वज़न कंट्रोल करना है, आपने पानी का इंटेक अच्छा करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने अपने फूड में इस्तेमाल करनी है। साथ में आप इसबगोल ले सकते हैं, जो हस्क आता है उसको आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दही, छाछ, इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपका मोशन ठीक रहे। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत रहता है तो सोते समय आपने गुनगुने दूध के अंदर आपने 1 चम्मच घी डाल के पीना है ताकि आपका सुबह का मोशन अच्छा रहे। साथ में ध्यान रखना है आपने एक्सरसाइजेस तो करनी है पर आपने एब्डोमिनल क्रंचेस अवॉइड करने हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर आपको अपने एनल रीजन पे फील होता है, उससे पाइल्स का दिक्कत बढ़ने की संभावना रहती है। साथ में अपने ध्यान रखना है अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है तो आप सिट्स बाथ ले सकते हैं, यानी गुनगुने पानी में बैठना। गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अपने पाइल्स की सिकाई कर सकते हैं, जिससे उनकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी और आपको काफ़ी आराम आएगा। मैंने डाइट का चेंजेस आपको बता दिया। डाइट में आपने हाई फाइबरस डाइट लेना है, साथ में फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं, जामुन, पपीता, सेब, अंगूर, इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। जो चीज़ कॉन्स्टिपेशन करे आपने वो अवॉइड करना है। खास तौर पे मैदे से बने कोई भी चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, भटूरे, नान, इस तरह की चीज़ें आपने टोटली अवॉइड करनी है। और खाने में स्पाइसेस का भी इंटेक आपने कम करना है, मसालेदार चीज़ों का इंटेक भी कम करना है, क्योंकि मसालेदार चीज़ों से आपको पाइल्स में जलन का दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपने इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। साथ में अपने कॉफ़ी अवॉइड करनी है, आपने अल्कोहल अवॉइड करना है, और पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि आपने स्मोक भी अवॉइड करना है। तो कैफ़ीन, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये तीनों चीज़ें ही आपने अवॉइड करनी है।
साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या जांचें कराई जा सकती हैं कंफर्म करने के लिए कि आपको पाइल्स का दिक्कत है। तो इसमें आपके जो फिजिशियन है वो पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आपके एनल कैनाल का, जानने के लिए कि आपको कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, पाइल्स इंटरनल है एक्सटर्नल है, या कोई फिशर का दिक्कत तो नहीं आ रहा है। साथ में आपका पर प्रैक्टोस्कोप से जांच भी की जाती है। प्रैक्टोस्कोप से पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी पोजीशनिंग पे आपको पाइल डेवलप हो रहा है, कोई 3 o'clock की पोजीशन पे है, 5 o'clock पे है, तो वो ये इस तरह की जांच के लिए ये प्रैक्टोस्कोपी भी की जाती है। साथ में आपका अगर ब्लीडिंग का परसिस्टेंटली दिक्कत बना हुआ है स्टूल के साथ, तो ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग इंटरनली कहीं इंटेस्टाइन से तो नहीं हो रहा है, कोई IBS का दिक्कत तो नहीं है, या फिर कुछ और दिक्कत तो डेवलप नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो इसके लिए सिग्मोइडस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी कराया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर पाइल्स का दिक्कत अनट्रीटेड रह जाए। तो इसमें इन्फेक्शन का टेंडेंसी बढ़ जाता है, उसके अलावा गैंग्रीन का टेंडेंसी हो जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस, यानी अगर पाइल्स अनट्रीटेड रह जाएं तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया होने का चांसेस हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें लेके आप अपनी पाइल्स की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आ जाती है सल्फर 200। केस की शुरुआत सल्फर 200 से करनी है। किसी भी तरह का पाइल हो, अगर ड्राई पाइल है यानी बाइंड पाइल है, ब्लीडिंग पाइल है, तो सल्फर 200 का सिंगल डोज लेना है। उसके एक दिन बाद से यानी 24 आवर्स के बाद से ही आपने मेडिसिन देना है। तो सल्फर 200 का जो डोजेस रहेगा वो डायरेक्टली ऑन टंग आपने 4 ड्रॉप्स लेना है, और उस दिन आपने कोई और दवाई नहीं लेना। तो 4 बूंदें डायरेक्टली ऑन टंग, एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी हेमामेलिस 30। ब्लीडिंग पाइल्स के केसेस में हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। डार्क क्लॉटेड ब्लीडिंग अगर हो रही है स्टूल्स के साथ, पल्सेशंस हो रही है, हैवीनेस बना हुआ है, पेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, पर जो ब्लीडिंग का कैरेक्टर है वो डार्क एंड क्लॉटेड है, तो हेमामेलिस 30 दी जा सकती है। हेमामेलिस का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 3 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स आपने लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका भी दोनों ही तरह की पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है, ब्लीडिंग में भी और ब्लाइंड पाइल में भी। नक्स वोमिका का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होगा, इरिटेटेड होगा, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंटेक करने वाला पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा फस्टीडियस वो होगा, अपने काम में मगन रहने वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव का पेशेंट। साथ में जो मोशन का टेंडेंसी वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, पेट खुल के साफ नहीं होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बनी रहती हैं, एसिडिटी का दिक्कत बना रहता है, उल्टी का हमेशा मन करता रहता है, और जो पाइल्स है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन है, वहाँ पे ब्लीडिंग का टेंडेंसी भी है, कभी हार्ड स्टूल आ रहा है, कभी सॉफ्ट स्टूल आ रहा है। इस तरह के केसेस में नक्स वोमिका दी जा सकती है। नक्स वोमिका का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 3 बार, एक बारी में आप 4 ड्रॉप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एस्किलस 13। एस्किलस बहुत अच्छा काम करती है ड्राई पाइल्स के केसेस में। अगर पाइल्स ड्राई हैं यानी ब्लाइंड पाइल है और वहाँ पे स्टिक लाइक सेंसेशन, ऐसा फील हो रहा है कि छोटी छोटी स्टिक्स हैं वो एनल कैनाल में आ गई हैं, साथ में बहुत ज़्यादा सोरनेस बनी हुई है, बैक एक इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उन केसेस में एस्किलस 30 दिया जा सकता है। एस्किलस स्पेसिफिक मेडिसिन कंसीडर की जाती है ब्लाइंड पाइल के केसेस में, यानी सिर्फ मस्से हैं बट वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है, इन केसेस में एस्किलस बहुत अच्छा काम करती है। एस्किलस 30 का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन है रटानिया 30। रटानिया 30 भी बहुत अच्छा काम करती है पाइल्स के केसेस में। अगर सिम्टम आ रहे हो छोटे छोटे ग्लास लाइक सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कांच के टुकड़े अगर एनल रीजन में घुसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन उसमें हो रहा है, और आपको मोशन के बाद जलन का तकलीफ है, साथ में प्रोलैप्स ऑफ पाइल्स, यानी जो पाइल्स हैं वो प्रोलैप्स्ड हो रहे हैं और एनल रीजन में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, तो इन केसेस में रटानिया 30 दी जा सकती है। रटानिया का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया का भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है पाइल्स के केसेस में, अगर सिम्टम आ रहा हो छोटी छोटी स्टिक्स का। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया का भी बहुत अच्छा एक्शन है पाइल्स पे, अगर सिम्टम कॉन्स्टिपेशन के साथ हो, यानी पाइल्स विद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसका बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। इसमें जो पाइल्स का जो कैरेक्टर रहेगा वो डेफिकेशन यानी स्टूल पास करने के बाद की तकलीफ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, साथ में ऐसा लगेगा कि इसमें भी छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो एनल रीजन में फंसे हुए हैं, चुभन परसिस्टेंटली बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता है। इस तरह के केसेस में कॉलिनसोनिया 30 दी जा सकती है। कॉलिनसोनिया बहुत अच्छा काम करती है विद कॉन्स्टिपेशन वाले केसेस में, यानी कब्ज के साथ अगर पाइल्स का दिक्कत आ रहा हो तो उसका डोजेस लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोज 30। एलोज बहुत अच्छा काम करेगी उन केसेस में जहाँ पे स्टूल के साथ आव आती है, यानी म्यूकस का सिक्रीशन है, साथ में जो पाइल्स हैं वो ब्लीडिंग पाइल्स हैं
और पाइल्स गुच्छे में है, यानी स्टूल है, म्यूकस है और साथ में ब्लीडिंग हो रही है, और जो पाइल्स हैं वो ग्रेप्स लाइक बंचेस में है, बंचेस लाइक ग्रेप्स। तो उन केसेस में एलोस बहुत अच्छा काम करती है। एलोस 30 का जो डोजेज है वो दिन में 4 बार, आपने एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स लेना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऑइंटमेंट जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे पेशेंट्स को मिले हैं। तो ये है रेंजेफ, ये भार्गवा का रेंजेफ ऑइंटमेंट है। हेमोरॉइड के केसेस में, बवासीर के केसेस में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। इसको आपने मोशन के बाद 2 टाइम आपने अप्लाई करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पाइल्स के केसेस में आपको सर्जरी तक ही कराना पड़ेगा, सर्जरी के अलावा उसका कोई उपचार नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने डाइट में सुधार लाना है, आपने अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना है। यानी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो आपकी पाइल्स की दिक्कत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो आपने अपना जो इलाज कराना है वो कॉन्स्टिपेशन का भी कराना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पाइल्स की तरफ ही ध्यान देना है कि बवासीर है, बवासीर का इलाज कराओ। अपने कॉन्स्टिपेशन का अगर आप इलाज कराओगे तो आपके पाइल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो आपने हेल्थी डाइट लेना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, आपकी पाइल्स की दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।